Assalamualaikum students, क्लास 5 सब्जेक्ट इंग्लिश ए लेक्चर नंबर 1 एंड आज हम लोगों ने स्टडी करना है लेसन नंबर 3 द वुल्फ एंड द हाउस डॉग। आप लोगों ने पूरा लेसन बहुत अटेंटिवली सुनना है और जो डिफिकल्ट वर्ड्स के मैं आपको मीनिंग बताऊंगी वो आपने साथ साथ बुक के ऊपर नोट डाउन कर लेने हैं ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप इसे खुद से रीड करें तो आपको कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि जब बच्चे लेक्चर सुन रहे हों तो आप उनके पास बैठें ताकि जहाँ भी कहीं वो प्रॉब्लम फेस करते हैं तो आप उन्हें गाइड करते जाएँ। चलिए अब हम ट्रांसलेशन इसकी स्टार्ट करते हैं। द वुल्फ एंड द हाउस डॉग, भेड़िया और पालतू कुत्ता। There was once a wolf who got very little to eat. एक दफ़ा एक भेड़िया था जिसे बहुत ही कम खाने को मिलता था। Because the dogs of the village were always wide awake and watchful. क्योंकि गांव के जो बाकी कुत्ते थे वो बहुत ज़्यादा wide awake का मतलब है स्मार्ट, अलर्ट, होशियार, और watchful का मतलब है नज़र रखने वाला, ताक में रहने वाला, ऑब्जर्वर, विजिलेंट। क्योंकि गांव के जो बाकी कुत्ते थे वो बहुत ज़्यादा होशियार थे, ताक में रहते थे शिकार के, इसलिए वुल्फ को बहुत ही कम खाने को मिलता था। He was really nothing but skin and bones. Skin and bones का मतलब है बहुत कमज़ोर, very thin. वो हड्डियों का ढांचा होने के सिवा कुछ नहीं था या वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर था। And it make him very downhearted to think of it. और ये चीज़ उसे सोच के बहुत ज़्यादा मायूस कर देती थी। downhearted का मतलब है सैड हो जाना। One night his wolf happened to fall in with a fine fat house dog. एक रात भेड़िए की मुलाकात एक बहुत ही अच्छे उम्दा हाउस डॉग से मुराद है पेट डॉग, पालतू कुत्ते से हुई। Happen to fall in with का मतलब है मुलाकात होना। Who have wandered a little too far from home. जो wandered का मतलब होता है आवारा घूमना। वो आवारा घूमता हुआ अपने घर से थोड़ा दूर आ निकला था। The wolf would gladly have eaten him. भेड़िया उसे खुशी खुशी खा लेता। gladly का मतलब है खुशी खुशी। then and there का मतलब है at once. भेड़िया उसे फौरन से खुशी खुशी खा लेता। but the house dog looked strong enough to leave his marks should he try it. लेकिन जो पेट डॉग था वो बहुत ज़्यादा मजबूत लग रहा था, strong enough बहुत ज़्यादा ताकतवर लग रहा था, to leave his marks. leave his mark का मतलब है जवाबी वार करना, मुकाबला करना। अब क्योंकि वो देखने में काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा था, वुल्फ उसे खाना चाह रहा था डॉग को, लेकिन उसने कोशिश ही नहीं की क्योंकि उसे पता था कि उसने आगे जवाबी वार करना है। सो द वुल्फ स्पोक वेरी हम्बली टू द डॉग. इस भेड़िए ने उससे बहुत नरमी के साथ बात की। हम्बली का मतलब है वेरी सॉफ्टली, आजी से। कम्प्लीमेंटिंग हिम ऑन हिज फाइन अपीयरेंस, उसकी ज़ाहिरी हद्दुहाल पे। फाइन का मतलब है अच्छा, नाइस, उम्दा, और अपीयरेंस उसकी ज़ाहिरी हद्दुहाल, ज़ाहिरी जो उसकी गेटअप था। कम्प्लीमेंटिंग का मतलब है तारीफ करना। वुल्फ ने डॉग की अपीयरेंस देखकर उसकी तारीफ की। You can be as well fed as I am if you want to. Well fed का मतलब है जिसे रोज बहुत अच्छा खाने को मैसर आता हो। उसने कहा कि तुम्हें मेरी तरह रोज अच्छा खाने को मिल सकता है अगर तुम चाहते हो। Replied the dog. डॉग ने जवाब दिया। Leave the woods. तो तुम जंगलों को छोड़ दो। The woods से मुराद यहाँ पे फॉरेस्ट या जंगल है। There you live miserably. Miserably का मतलब है in very poor condition, in very bad condition. जहाँ तुम बहुत ही बुरी जिंदगी गुजार रहे हो। Why you have to fight hard for every bite you eat. जहाँ तुम्हें हर नवाले के लिए फाइट करनी पड़ती है। हैव टू का मतलब होता है मस्ट, कोई चीज़ आपको लाजमी करनी पड़े या मजबूरन करनी पड़े। फाइट का मतलब होता है लड़ाई करना। बाइट है नवाला। मैं हर एक नवाले के लिए या हर एक टाइम की खुराक के लिए लड़ना पड़ता है। फॉलो माई एग्जाम्पल, तो मेरी मिसाल पे अमल करो एंड यू विल गेट अलोंग ब्यूटीफुली। गेट अलोंग का मतलब है गुजारा हो जाना, गुजर बसर होना, और तुम्हारा गुजारा बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। वट मस्ट आई डू, मुझे क्या करना होगा? आस्क द वुल्फ, भेड़िए ने पूछा। हार्डली एनीथिंग, कुछ खास नहीं। आंसर द हाउस डॉग, पेट डॉग ने उसको रिप्लाई किया। चेज पीपल हु कैरी कैन्स, बार्क एट द बेगर्स एंड फाउंड ऑन द पीपल ऑफ द हाउस। आपने बस लोगों का पीछा करना होगा। चेज का मतलब होता है पीछा करना। बार्क एट द बेगर्स, भिखारियों पे आपने भौंकना होगा। बेगर्स कहते हैं भिखारियों को। एंड फाउंड ऑन द पीपल ऑफ द हाउस, फाउंड ऑन कहते हैं तारीफ करने को। घर के लोगों की आपने तारीफ करनी होगी। भिखारियों पे आपने भौंकना होगा, और लोगों पे, भिखारियों से मुराद है कि मतलब घर में कोई अगर स्ट्रेंजर एंटर होता है तो आपने घर की निगरानी के लिए भौंकना होगा। घर के लोगों की तारीफ भी करनी होगी, खुशामद करनी होगी। इन रिटर्न यू विल गेट टिडबिट्स ऑफ एवरी काइंड, उसके बदले में आपको, टिडबिट्स कहते हैं टाइनी फूड पार्टिकल्स, आपको बच्चे कुच्चे जो फूड के पार्टिकल्स हैं वो मिलेंगे, जैसे कि चिकन बोन्स, चॉइस बिट्स ऑफ मीट, मीट के पीसेस, शुगर, केक एंड मच मोर। और इसके अलावा बहुत कुछ। बिसाइड्स का मतलब होता है इसके अलावा। नोट टू स्पीक ऑफ काइंड वर्ड्स एंड क्रेसेस, और इसके अलावा अच्छे अल्फाज भी सुनने को मिलेंगे। एंड क्रेसेस, क्रेस कहते हैं प्यार से थपकी देने को। द वुल्फ हैड सच अ ब्यूटीफुल विजन ऑफ हिज कमिंग हैप्पीनेस
that he almost wept. भेड़िए के ज़हन में एक विजन आ गया, एक मंजर, एक पिक्चर बनना शुरू हो गई ऑफ कमिंग हैप्पीनेस। मतलब जो ये बातें वो सुन रहा था डॉग से, उससे उसको इतनी खुशी हुई कि तकरीबन वो रोने वाला हो गया। बट जस्ट देन ही नोटिस दैट द हेयर ऑन द डॉग्स नेक वॉज वॉर्न एंड द स्किन वॉज चैफ। फिर उसने नोटिस किया, उसने गौर से देखा कि डॉग की जो नेक वाले गर्दन वाले हिस्से में उसके हेयर्स हैं वो वॉर्न, वो खराब हुए हुए हैं, वो सीधा से हो गए हुए हैं। एंड द स्किन वॉज चैफ्ड। चेफ्ट का मतलब होता है कि जो कोई चीज़ किसी चीज़ से रब करने के बाद जो इंजरी होती है उसे बोलते हैं चेफ्ट। स्किन का नेक वाले जो पार्ट, नेक वाले पार्ट पे जो स्किन वाला एरिया था वो इंजर्ड था, चेफ्ट था। व्हाट इज दैट ऑन योर नेक? तुम्हारी गर्दन पे क्या है? नथिंग एट ऑल, कुछ भी नहीं, रिप्लाइड द डॉग। डॉग ने जवाब दिया, व्हाट नथिंग, क्या कुछ नहीं, जस्ट अ ट्राइफल। ट्राइफल का मतलब होता है ऐसी चीज़ जिसको कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस ना दी जाए, कुछ खास नहीं, बस ये कुछ ऐसी कोई ज़रूरी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं। बट प्लीज टेल मी, लेकिन मेहरबानी करके मुझे बताओ। परहैप्स यू सी द मार्क ऑफ द कॉलर टू विच माई चेन इज फैस्टन्ड। परहैप्स का मतलब है शायद, शायद तुमने, मार्क कहते हैं निशान को, शायद तुमने मेरे कॉलर वाले जगह पे निशान देखा होगा। टू विच माई चेन इज फैस्टन्ड, जहाँ पे मेरी चेन बांधी जाती है। फैस्टन्ड का मतलब है टाइड, बंधा होना। व्हाट अ चेन, क्या चेन? क्राइड द वुल्फ, भेड़िए ने चीख कर बोला। डोंट यू गो वेयर एवर यू प्लीज, तुम क्या हर जगह नहीं जा सकते जहाँ तुम जाना चाहते हो? नॉट ऑलवेज, नहीं हमेशा नहीं, बट व्हाट्स द डिफरेंस, तो क्या फर्क पड़ता है? रिप्लाइड द डॉग। डॉग ने जवाब दिया, ऑल द डिफरेंस इन द वर्ल्ड। ऑल द डिफरेंस इन द वर्ल्ड मुहावरे के तौर पर यूज हुआ, इसका मतलब है बहुत बड़ा डिफरेंस है, यही बहुत बड़ा फर्क है। आई डोंट केयर अ रैप फॉर योर फीस्ट एंड आई वुड नॉट टेक ऑल द टेंडर यंग लैम्स इन द वर्ल्ड एट दैट प्राइस। डोंट केयर रैप का मतलब होता है बिल्कुल भी कोई परवाह नहीं, मुझे तुम्हारी इस फीस्ट की, फीस्ट कहते हैं उम्दा खाने को, मुझे तुम्हारे उम्दा खाने की जरा भी परवाह नहीं है। एंड आई वुडंट टेक ऑल द टेंडर यंग लैम्स। लैम कहते हैं शीप, बेबी शीप जो होता है। टेंडर का मतलब होता है नरम, यानी पका हुआ। अगर मुझे इसके बदले में दुनिया भर के पके हुए नरम लैम्स, यंग लैम्स भी पेश किए जाएं तो भी मैं इस कीमत पे ये चीज कबूल नहीं करूंगा, यानी गुलामी मैं कबूल नहीं करूंगा। एंड रैन अवे रैन द वुल्फ टू द वुड्स, ये कहता हुआ वो जंगल की तरफ भाग गया। देयर इज नथिंग वर्थ सो मच एज लिबर्टी, दुनिया में आज़ादी से बढ़ के कोई चीज़ नहीं। चलिए अब हम आते हैं वर्ड्स मीनिंग की तरफ। ये आप लोगों का कॉपी वर्क में जाएगा। आप लोगों ने आइडिया जो है वो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हुए हैं उसमें से लेंगे। आपको पता है आपने 3 कॉलम्स बनाने होते हैं। फर्स्ट कॉलम में आप मार्कर से हेडिंग देंगे वर्ड्स की, सेकंड में आप मीनिंग्स की हेडिंग देंगे और थर्ड में आप उर्दू मानने की हेडिंग देंगे। अब आप लोग क्योंकि फर्स्ट टाइम पेन यूज़ कर रहे हैं और मार्कर, तो आप लोगों ने सारा ही मार्कर से नहीं कर देना, सिर्फ आप लोगों ने हेडिंग्स मार्कर से देनी है और बाकी सारा आप लोगों ने पेन से करना है। अब जो मैं वर्ड्स बोलूँगी वो आपने जस्ट कॉपी पे नोट डाउन करने हैं, सारे नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 1 है स्किन एंड बोन। वेरी थिन, बहुत कमज़ोर। स्किन एंड बोन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा पतला। डाउन हार्टेड, अपसेट, सैड। मायूस होना या बेजार होना, अफजुर्दा होना कहते हैं डाउन हार्टेड। सेकेंड वन आपने ये लिखना है। उसके बाद आप लिखेंगे मिजरेबली, जिसके 2 मीनिंग्स हैं, आप कोई से भी एक लिख सकते हैं। मिजरेबली का मतलब है गमगीन तरीके से या नाखुश, तो आप अनहैप्पीली या सॉरोफुली में से कोई सा एक लिख सकते हैं। फाउंड ऑन का मतलब होता है तारीफ करना, प्रेज समबॉडी टू मच। टिडबिट्स का मतलब है स्मॉल पीसेस, छोटे छोटे टुकड़े। आमतौर पर खाने के जो टुकड़े हैं उनके लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है। इसके बाद है चेफ्ट। चेफ्ट में आप लोग, इसका मतलब होता है कि जब कोई चीज़ रब करती है, रब अगेंस्ट और स्क्रैच, आप उसमें रब करने की वजह से वो स्क्रैच हो जाती है, उस पर कोई इंजरी हो जाती है, रगड़ खाने की वजह से जख्म जो आ जाता है, उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है चेफ्ट। उसके बाद आप करेंगे फेसेंट। फेसेंट का मतलब है बंधा हुआ, टाइड। अब आप लोगों ने सेंटेंसेस भी इन्हीं वर्ड्स के बनाने हैं और आपने अगेन जो है वो इसके मीनिंग्स नहीं लिखने। आपने वर्ड सेंटेंसेस के लिए जो पेज रेडी करना है उसमें एक कॉलम छोटा वाला बनेगा सिर्फ वर्ड्स का, और उसके सामने बड़ा वाला जो कॉलम होगा उसमें आपने सेंटेंसेस बनाने हैं। और ये आपका सेल्फ वर्क है, आप लोगों ने ये खुद करने की कोशिश करनी है। थोड़ी बहुत आप हेल्प ले सकते हैं घर वालों की, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि आप इसे खुद ही करें। 2 to 3 पेजेस पे आपका ये सारा काम आ जाएगा, वर्ड्स मीनिंग और वर्ड सेंटेंसेस। और उसके बाद थर्ड क्वेश्चन आप लोगों ने करना है मिसिंग लेटर्स का। मिसिंग लेटर्स में मैं आप लोगों को थोड़ी सी चॉइस दे रही हूँ। आप लोगों ने क्या करना है कि पूरा चैप्टर डिक्टेशन वाइज तो आपने याद करना है, क्योंकि पेपर में आपको कहीं से भी कोई भी वर्ड आ सकता है। पूरा चैप्टर याद करने के बाद जो 5 डिफिकल्ट वर्ड्स आपको मिलेंगे वो आपने कॉपी पे नोट डाउन करने हैं। मिसिंग लेटर वाले पार्ट में 5 वर्ड्स होने चाहिए एटलीस्ट, 6 to 7 भी कर लें, नो प्रॉब्लम।
लेकिन आप लोगों ने 5 वर्ड्स वो जो डिफिकल्ट हैं, चाहे तो ये आप मीनिंग वाले पार्ट में से देख रहे हैं वर्ड्स, ये भी डिफिकल्ट ही दिए हुए हैं चैप्टर में से लेके। इसके अलावा भी आपको जो डिफिकल्ट लगता है, जो आपको याद करने में लग रहा है प्रॉब्लम हो रही है, 5 वर्ड्स कोई सी भी जो है वो मिसिंग लेटर में लिखेंगे। और मिसिंग लेटर कैसे करते हैं वो भी आप लोगों ने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में किए हैं। आप उससे देखिएगा कि पहले मिसिंग लेटर की मार्कर से आप हेडिंग देते हैं, फिर 1 2 3 करके, चाहे आप कॉलम की फॉर्म में लिखें या फिर आप रो में लिख दें, तो आपने 5 वर्ड्स हैं वो इसमें लिख। स्टूडेंट्स आप लोग आ जाएं एक्सरसाइज पे, पेज नंबर 18 पे आपका क्वेश्चन B1। Here are some common idioms used in English. Can you guess their meanings? Fill in the blanks with the correct meanings from those given in the box. इधर एक बॉक्स दिया हुआ है आपकी बुक में, इस बॉक्स में मीनिंग लिखे हुए हैं इडियम्स के। आपने पहले ये अंडरस्टैंड करने कि इनके मीनिंग क्या है, फिर आपने उन इडियम्स के सामने ब्लैंक में फिल करने हैं। इडियम्स कहते हैं मुहावरात को, यानी ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका लिटरल मीनिंग और उनका एक्चुअल मीनिंग डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 आपके पास दिया हुआ है, बर्निंग द कैंडल एट बोथ एंड्स। अगर हम इसका लफ्जी तर्जमा करते हैं, बर्निंग का मतलब होता है जलाना, कैंडल मोमबत्ती, बोथ हैंड दोनों सिरों से, किसी मोमबत्ती को दोनों सिरों से जलाना। लेकिन ये कोई मीनिंगफुल जो है वो आपको बात नहीं पहुंचा रहा है। इसका एक्चुअल जो मीनिंग है वो यहाँ लिया जा रहा है, वर्किंग वेरी हार्ड डे एंड नाइट, यानी बहुत सख्त मेहनत करना, दिन रात सख्त मेहनत करना। तो आपने इसका तर्जमा अगर आपको आता होगा तो आप इजीली इसके अंदर पुट कर सकते हैं। तो आपने इसकी अच्छी तरह अंडरस्टैंडिंग करनी है, साथ साथ आप लोगों ने इसके ऊपर जो मैं उर्दू में मीनिंग बता रही हूँ वो लिखते जाने हैं। सेकंड देखिए, इट्स स्नेल स्पेस। स्नेल आपको पता है गूंगा, सिप्पी, बहुत स्लोएस्ट एनिमल है, तो उसके हिसाब से एक मुहावरा बनाया गया है। कोई बहुत ज्यादा स्लो हो, कोई स्लो काम कर रहा हो, तो उसके लिए हम मुहावरा बोलते हैं एट अ स्नेल स्पेस। नंबर 3 पे आपके पास रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। रेनिंग बारिश होना, कैट्स एंड डॉग्स अलग अलग अगर आप इसका मीनिंग करेंगे, तर्जमा करेंगे, तो इसका कोई मीनिंगफुल जो है वो सेंटेंस नहीं बनेगा। लेकिन रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स हम तब मुहावरा यूज करते हैं जब हमने कहना हो कि बहुत तेज बारिश हो रही है, मूसलाधार बारिश के लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं। तो रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स के आगे आपने लिखना है रेनिंग वेरी हार्ड। 4th वन है स्मेल अ रैट। स्मेल अ रैट का मतलब होता है जब आपको किसी चीज में कोई शक होता है, कोई मशकूक चीज होती है, तो आप ये मुहावरा यूज करते हैं। उसके आगे आप लिखेंगे सस्पेक्ट समथिंग इज रॉन्ग। पे थ्रू द नोज का मीनिंग है कोई किसी भी खास मकसद के लिए बहुत ज्यादा पैसे खर्चना, तो इसके आगे आप लिखेंगे पे अ लॉट ऑफ मनी फॉर समथिंग। टर्न ओवर अ न्यू लीफ। टर्न ओवर अ न्यू लीफ का मतलब है अपनी जिंदगी का नए सिरे से आगाज करना, पुरानी रूटीन छोड़ के कोई नया स्टार्ट जब आप लेते हैं, फ्रेश स्टार्ट, तो उसको हम बोलते हैं टर्न ओवर अ न्यू लीफ। तो इसका आप मीनिंग लिखेंगे मेक अ फ्रेश स्टार्ट। अब आ जाए आप लोग क्वेश्चन B2 पे। आप लोगों ने इडियम के मीनिंग्स अगर आपको समझ आ गए हैं तो उसके बाद अब आपने इसको इसमें पुट करना है। अब आपने उसके मीनिंग्स नहीं लिखने, अब आपने खुद जो इडियम है उसको यहाँ पे प्लेस करना है। नंबर 1 देखिए, सोहेल प्रॉमिस्ड ही वुड नेवर लाई अगेन एंड वुड नाउ डैश। सोहेल ने प्रॉमिस किया है, वादा किया है कि दोबारा वो झूठ नहीं बोलेगा और एक नया स्टार्ट लेगा। तो नए स्टार्ट के लिए जो वर्ड हम यूज करते हैं वो है टर्न ओवर अ न्यू लीफ। सेकंड वन है, दो द मिल्कमैन प्रॉमिस्ड दैट ही हैड नॉट मिक्स्ड एनी वाटर इन द मिल्क माय मदर डैश। अगरचे मिल्कमैन ने प्रॉमिस किया कि उसने पानी दूध में नहीं मिलाया, लेकिन मेरी मदर को थोड़ा सा मशकूक लगी है ये बात, थोड़ा सा शक हुआ है। तो इसमें आप लिखेंगे स्मेल्ड अ रैट। स्मेल्ड अ रैट का मतलब है शक होना। We could not go out to play because the field was wet and it was dash. It was raining cats and dogs. हम लोग बाहर खेलने नहीं जा सके क्योंकि खेत गीला था और बहुत तेज बारिश हो रही थी। तो बहुत तेज बारिश के लिए हमने वर्ड यूज करना है raining cats and dogs. My friends has been preparing for the final exams and burning the candles at both ends. मेरे फ्रेंड्स अपने इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं और दिन रात सख्त मेहनत कर रहे हैं। तो दिन रात सख्त मेहनत के लिए हमने वर्ड यूज करना है burning the candle at both ends. अगर आपको इसकी ट्रांसलेशन आती होगी, तर्जुमा इसका करना आ जाएगा, तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा कि ऊपर आपको ऑप्शन में दिए हुए होंगे, आपने वहां से देख के इसमें प्लेस करने। 5th ब्लैंक देखें, द चाइल्ड डिड नॉट वांट टू गो टू स्कूल। बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता, इनफैक्ट ही वाज वॉकिंग डैश। इससे लिए दर हकीकत वो बहुत ज्यादा स्लो मूव कर रहा है। तो स्लो मूव करने के लिए जो मुहावरा हमारे पास इडियम है वो है स्नेल स्पेस। 6th वन है, माई फादर हैड टू डैश फॉर द न्यू हाउस एज इट टर्न आउट टू बी द मोर एक्सपेंसिव देन ही हैड एक्सपेक्टेड। मेरे फादर को नए घर के लिए बहुत ज्यादा रकम खर्च करनी पड़ी क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव था, यानी हमारी सोच से भी ज्यादा वो महंगा था। तो किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा रकम खर्च करने के लिए कि इंग्लिश में जो इडियम यूज होता है वो है पे थ्रू द नोज। आप लोगों ने ये दोनों एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है ये आपने ब्लू इंक पेन से करना है, क्योंकि आप लोग फर्स्ट टाइम अभी इंक पेन यूज कर रहे हैं।
तो अगर आप पेंसिल से भी कर लेंगे स्टार्टिंग वाले चैप्टर्स में तो भी ओके है, लेकिन आप कोशिश करें कि आप इंक पेन से करें, उसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। और आपने इस सारे को लर्न भी करना है अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करने के बाद।